अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमाम ज़िंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी, उस शख्सियत से मिलाया जाए जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस पर्सनालिटी से आपको बात करा रहे हैं वो हमारे दादू की एक ब्रिलियंट पर्सनालिटी, एक प्यारी शख्सियत जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू है। वो एक अच्छे ज़मींदार भी हैं और अच्छे सोशल वर्कर भी हैं। तो चलते हैं आज की पर्सनालिटी की तरफ। रईस बाबन खान पंवर साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। चलेंगे हम अब उसके प्रोफाइल पे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो भी शख्स हो या शख्सियत हो उसका थोड़ा ख़ानदानी बैकग्राउंड होता है। तो हमारे नाजरीन, आपके चाहने वाले ये सुनना चाहते हैं कि आपका जो फैमिली का बैकग्राउंड है वो थोड़ा नाजरीन को बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मेरे परदादा मौलवी हबीबुल्लाह पंवर तो तकरीबन 1952 में सियासी हवाले से वो भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर रहा था। जी जी। तो डिस्ट्रिक्ट दादू का कलोड़ो साहब चेयरमैन था और वाइस चेयरमैन साईं जेम्स सैद था। उसी टाइम में सियासी हवाले से वहाँ से हमारी शुरुआत होती है। बाकी ये फैसलों के हवाले से वो भी वहाँ से ही शुरू होती है। अच्छा। तो पाकिस्तान आज़ादी से पहले के जब यहाँ पे कलेक्टर बैठते थे, हाँ, तो शरई फैसले आते थे तो दादू के हवाले से हमारे परदादा मौलवी हबीबुल्लाह को वो बिठाते थे। तो भाई ये मुसलमानों का ये फैसला आया है, अब शरई फतवा बताएं इनको कैसे ये हल किया जाए। तो उसी टाइम से ये हमारे फैसले चलते आ रहे हैं। उसके बाद हमारे दादा थे रईस शमसुद्दीन खान पंवर, जिसका मेरे नाम से मुंसलिक है वो। और उसके बाद वो उसने सारी ज़िंदगी ज़मींदारी भी की और वो कारोबारी बंदा भी था उसी टाइम में। फिर मेरे वाल साहब रईस हबीबुल्लाह बनो खान पंवर, उसके वो चलाते रहे सारा कारवां। फिर 1991 में जी जी उसकी डेथ हो गई। उसके बाद हमारी कम्युनिटी जो है पंवर कम्युनिटी, उसके बाद मेरे ऊपर ये आपको सिलेक्ट किया। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि सियासत में आना आपकी ख्वाहिश थी या आपने ख़ानदान की रवायत को बरकरार करने के लिए आपने सियासत में कदम रखा? जी, एक सियासत और ज़मींदारी ये साथ चलती हैं और ये फ़ैसले जुर्गे ये भी साथ चलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, अब जगह सियासी नहीं होता मैं, कोई बंदा भी आ जाए भाई ये SHO ने हमारे बंदे को FIR कटी है, तो ये सियासी हवाले से सपोर्ट होती है, ये कारवां तभी चलता है। अच्छा, वो तो सही बात है, लेकिन शौक भी था, मजबूरी भी थी। अच्छा, मैंने दोनों चीज़ों को कंटिन्यू रखना। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह पीपल्स पार्टी के हिसाब से आप सियासत कर रहे हैं। इतनी बड़ी पार्टी होकर पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी है, क्या वो डिलीवर कर रही है पार्टी जो उसे करना चाहिए? क्या वो आवाम को इतना रिलीफ दे रही है जितनी वो बड़ी पार्टी है? सही, बिल्कुल। मैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा। ये अभी रिसेंटली जो बल्दियात इलेक्शन हुए, तो इधर दादू म्यूनसिपल में 24 वार्ड हैं हमारे पास। तो 20 वार्ड में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवामी वोट देती है ना, अवाम खुश है तभी तो वोट देती है ना। अभी चेयरमैन है हमारा दादू ताल के गाँव में, प्रेसिडेंट हूँ। तकरीबन 16 यूनियन काउंसिलों मेरे पास है, 15 यूनियन काउंसिल हम जीत के आए। अच्छा सर, आपके मुताबिक ये वोट मिलता है जो आवाम वोट देती है। अच्छा, आपके कहने का मकसद ये है कि पार्टी यहाँ, मैं अपने दादू की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ अच्छा काम कर रही है। तो अच्छे काम करने की बावजूद भी इन लोगों को सर्वे के पैसे क्यों नहीं मिले? एक इशू ये आ रहा है। और दूसरा ये कि 1 साल पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो फ्लड में नुकसान हुआ था वो रिकवर न होने की क्या वजूहत है? सही, ये देखो, ये हमारे जो MNAs MPs हैं, हमारी क़यादत जो भी है, जी जी, ये DC साहब से जब भी मीटिंग होती थी हमारी, हम भी जाते थे, मैं भी जाता था वहाँ पे, तो वो यही कहते थे भाई पैसे आ रहे हैं, पैसे आएंगे, पैसे। कभी तो काफ़ी लोगों को जो ये ज़मीनों का जो पैसा था वो मिल रहा था। पहली किस्त भी मेरे ख्याल में वो जो घर गिरे थे उनको भी मिल गई है। अच्छा, बाकी बकाया कि पता नहीं है, देखो नहीं वैसे को नज़दीक कोई मीटिंग हुई है, कोई मालूमात हो मुझे। अच्छा, अगर किसी गांव में 100 घर एक बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं तो 10 घरों को मिले हैं, लेकिन वो भी वो जो पार्टी के वर्कर है, जो रियल
जिनके साथ मसला आए तो आज उन तक किस्त नहीं पहुंचती। एक तो ये इश्यूज़ आ रहा है, और दूसरा इशू ये आ रहा है कि 1 साल कंप्लीट हो चुका है, फिर भी वो रिकर फ्लड का सिस्टम नहीं हुआ है। तो आप इस चीज़ को किस हिसाब से डिलीवर करेंगे? जोही ताल का है जी, वहाँ पे घर भी बन रहे हैं, वो फ्लड एरिया आती है, फ्लड वही पे आती है जोही ताल को घर बन रहे हैं। बन रहे हैं। जी जी अभी फेसबुक पे भी आपने देखा होगा, जी, मैं घूमा हूँ। जो हम देख रहे हैं तहसील जी, जोही जी, का जी। दादू में जो बारिशों की वजह से हमारा नुकसान है, बारिशों की वजह से इधर फ्लड नहीं आती, बारिशों की वजह से हमारा फ्लड आती है कच्चे के साइड में। ये जो बेल्ट में जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये बारिश की वजह से डैमेज। अच्छा सर, आपके हिसाब से बेहतर काम करिए, ओके गुड हो गया। आप मुझे पर्सनली जेन्युइन वन ये बताएं कि आप पार्टी से कितनी हद तक मुतमिन हैं? जी, मैं अपनी क़यादत से तो 100% मुतफ़िक़ हूँ अपने चेयरमैन साहब से, क्योंकि हम उसी पार्टी आदमी का यही उसूल होना चाहिए, जहाँ पे भी है वो सीधा ही रहना चाहिए, तो उसमें इज़्ज़त भी होती है। बाकी काम की बात है, काम कहीं हुए हैं कहीं न भी हुए हैं, 100% कहीं भी नहीं हुए हैं। सही। तो उसी वजह से थोड़ी घड़ी दुश्वारी होती है, लोगों में जाना पड़ता है, लोगों में तो हम जाते हैं तो ज़रूर वहाँ पे थोड़ी शिकायत होती है। अच्छा। लेकिन उनके जो रोज़मर्रा के जो काम हैं जो हम करते हैं, वो ये जो उसका बुनियादी जो है ना वो हम उनके पूरा कर देते हैं। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि आप तालके के सदर भी हैं, और दूसरी बात आप टाउन के चेयरमैन की लिस्ट में भी थे। तो आप मुझे ये बताएं कि तालके का सदर या टाउन का चेयरमैन, उसकी कितने हद तक वो आवाम को रिलीफ दे सकता है? सही देखो, हमारा काम है निशानदेही करना, जहाँ भी तालके के प्रेसिडेंट के हिसाब से जहाँ भी डेवलपमेंट साइड हो, जहाँ पे भी रास्ते का या ड्रेनेज का मसला होता है, ज़रूर मैं तो अपने MNA को कहूँगा या MPA को कहूँगा, वो ही स्कीमें देते हैं। सही। तो हमारा काम तो यही है, तो कोशिश करते हैं तो पूरे तालके में जो भी UC चेयरमैन है वो मुझे बता दें भाई हमारे UC में यही कम है, ये होना चाहिए। हमारी मीटिंग होती है 2 महीने 3 महीने में, वो सारी मालूमात हम ज़िले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है हमारा सरदार रफ़ीक़ जमाली साहब, और वो स्कीमें देता भी है। अच्छा, ऐसे नहीं को नहीं देता है। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि जिस भी चेयरमैन से पूछो तो वो कहता है कि हमें इतने पैसे दे रहे हैं, इतने पैसे में तो हम तनख्वाह देते हैं। लेकिन जेन्युइन बात ये है कि अब एक ब्लॉक की 9 लाख रुपए होगी, 3 से 9 लाख रुपए हो गई है, फिर भी वो रोड वो रास्ते क्लियर नहीं हो रहे हैं। इसकी क्या वजूहत है? 9 लाख होगी, अभी हुई नहीं है। जब होगी तो इंशाल्लाह ताला वार्ड में, जैसे ये वार्ड 1 है दादू का, यहाँ से म्यूनसिपल कमेटी की शुरुआत है, और यहाँ का मैं वार्ड का मेंबर भी हूँ। तो यहाँ पे अभी डेवलपमेंट जो जैसे रफ़ीक जमाली साहब ने हमारी डेवलपमेंट के लिए पे तकरीबन 50 लाख रुपए रखे हुए हैं। जी जी, फ़ी वार्ड के हिसाब से। सही। और ज़रूरी है कि वो उसने MPA साहब ने भी रखे होंगे। तो ये जब डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी तो ये छोटे बड़े ड्रेनेज का मसला है शहर में या सफाई का मसला है। अच्छा सर, शॉर्ट ब्रेक का इशारा मिला। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से छोड़ रहे हैं। ASP दिन रात मेहनत करता है, ऑफिसर काम कर रहा है, दिल से कर रहा है, क्योंकि उसके सामने एक ऐसा वाक़या आ गया, उसके अंदर से आवाज़ आई कि आपको इसका मसला हल करना है। आप अपनी जान जोखिम में डालकर, आप सारी एफर्ट्स करके हमारे पास शक में हम बंदा पकड़ के ला सकते हैं। अगर शक के बाद हमें मालूम हुआ कि इस आदमी ने कोई जुर्म नहीं किया,
पर्सनल लाइफ है, आप भी अपने जहन में या अपने दिल से कहते हैं कि यार मुझे भी थोड़ा लाइफ में एंजॉय करना चाहिए? वो मुश्किल ही होती है, ये मुश्किल इंसान को बड़ा फ़ायदा भी देती है। ये कि अब माशाल्लाह पुलिस अच्छा काम कर रही है हर जगह पे, लोगों में से रेस्पेक्ट कम होने की क्या वजूहत है? मर्डर हुआ मिसाल के तौर पर, बिल्कुल, अपने वालिद का एक ही बेटा था, लोग इंटेलिजेंशिया लेकिन कातिल तो था। इस शहर के तमाम बड़े मेन एक्टिव क्रिमिनल पकड़े कि यार मुझे कुछ भी हो सकता है। ये बच्चा देखो, बंदा देखो, आपकी जो अंदर की फीलिंग होती है, वेलकम बैक नाज़रीन। हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से छोड़ा था। आज हमारे प्रोग्राम में एक बेहतरीन शख्सियत रईस बमन खान पंवर साहब आज हमारे प्रोग्राम में माने। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा सर, जिक्र हो रहा है पीपल्स पार्टी का, तो आसिफ अली जरदारी साहब पे बात ना हो, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि मोहतरमा की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी कन्वर्ट टू आसिफ अली जरदारी साहब। तो आप क्या समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्टी को किस हद तक संभाला है? हम सिंध की बात करेंगे, पार्टी की बात हो रही है, पार्टी की, पर सिंध लेवल पे बात करेंगे तो पूरी सिंध में देखें, या हम दादू की बात करते हैं, पार्टी को डिलीवर करना तो आसिफ साहब ने तो पार्टी को डिलीवर किया है। आसिफ साहब ने तो पार्टी को मजबूत किया है। आसिफ साहब की पार्टी वजह से चल रही है पार्टी। अभी हमारा चेयरमैन बिलाल भुट्टो साहब फुल मैच्योर हो गया है, इंशाल्लाह ताला हमारी उम्मीद है। अच्छा, आप पर्सनली जेन्युइन आसिफ अली जरदारी साहब से कितना मुतमिन है? 100%। 100%? हाँ, मिले भी हैं, मुलाकात भी की है। चलो सर, दूसरी बात ये कि इन गरीब आवाम की उम्मीदों के किरण आप हैं और आपकी उम्मीदों का किरण है बिलाल भुट्टो जरदारी साहब। आप क्या समझते हैं कि बिलाल साहब इन आवाम की उम्मीदों और आपकी उम्मीदों पर कितनी हद तक पूरा उतर सकता है? क्या वो मोहतरमा वाला खाल पूरा कर सकता है? जी, इसमें जो ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है और हमारी पार्टी ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो उन्हीं को सब याद है। जो भी वो मेहनत कर रहा है, जो उसकी ज़िंदगी है पूरी खैर और खलोबी वाली दिया, वो इतनी सियासत कर रहा है, सारी ज़िंदगी को छोड़ कर अभी सियासत में आ गया है। ये आवाम के लिए आया है ना, आवाम की बेहतरी के लिए, जमहूरियत के बहाल करने के लिए, अपनी अम्मी की मिशन को पूरा करने के लिए यहाँ पे, और हम सारे सब उनके साथ हैं। इंशाल्लाह ताला हमारा ख्वाब है कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन बिलाल साहब, और आने वाली इलेक्शन में आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगा इंशाल्लाह ताला। क्लियर। अच्छा, दूसरी बात आप सर मुझे ये बताएं कि आप इन दादू की आवाम के लिए, क्योंकि अल्लाह ने आपको भी एक शख्सियत किया है, आप भी एक बेहतरीन शख्स हैं, खुदा ने आपको भी बहुत कुछ दिया है, तो आपने यहाँ अपने दादू की आवाम के लिए अपने माइंड में कौन कौन सी स्कीमों के हिसाब से आपने सोचा है कि मैं आगे पार्टी तक ये चीज़ें करूँगा, ये करना चाहता हूँ? क्योंकि एक नया देखना तो ये हम सालों से सुन रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं देख रहे हैं, वही बातें हो रही हैं कि हम करेंगे 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 करेंगे। तो आपने कोई चीज़ ऐसी तंजीम के हिसाब से, अपने स्कीम के हिसाब से कोई आपने नक्शा बनाया है दादू के लिए कि दादू को हम ये देंगे? जी, मेरी तो ये कोशिश होती है कि मैं, जैसे एजुकेशन है, मैं खुद चला जाता हूँ स्कूलों में, विज़िट करता हूँ जी। हमारी एक विज़िट से एक फ़र्क पड़ता है जी। कम से कम ये होता है कि वहाँ के जो टीचर्स हैं वो टाइम पे आते हैं, और जैसे BHU है, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, वहाँ पे मैं चला जाता हूँ, तो लोगों को कुछ ना कुछ बिगड़ी जो ज़रूरत वाली चीज़ें वो तो मिल सके जी जी। हमारे जो जहन में तो यहाँ पे लोगों के लिए एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, सही, हेल्थ वाला जो साइड है वो अच्छा होना चाहिए, और यहाँ पे जो ख़ास कर इशू है लॉ एंड ऑर्डर का, जो मेन इशू है वो ठीक होना चाहिए, सही, आवाम को रिलीफ मिले। आवाम को रिलीफ मिलेगी तो ज़रूर वो खुशहाल होगी।
बाकी डेवलपमेंट की साइड है वो तो MNAs है, MPs जो भी उनके शेयर मिलता है वो तो अपने हलके में, उस हलके में हम भी आते हैं, तो जो उनका शेयर मिलता है वो तो डेवलपमेंट होती है। अच्छा सर, न्याजी साहब की शख्सियत के बारे में आप क्या कहेंगे? और आवाम का कहना ये है कि अब न्याजी साहब की शोहरत में इजाफा हो गया है और आने वाले इलेक्शन में उसे बहुत रिलीफ मिलेगा, थोड़ा इस हिसाब से। मैं तो कहूँगा कि सिंध में तो न्याजी हुआ था या अभी नहीं है, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जी। यहाँ पे जो भी बंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसको निशान तीर मिलता है वो ही जीतता है। अच्छा। यहाँ न्याजी का तस्वर भी नहीं है दादू में या मेरे ख्याल पूरी सिंध में, उसने सीटें भी नहीं उठाई। यहाँ जो उनके यहाँ पे जो नज़दीक थे वो बंदे उनको भी उसने छोड़ दिया, जो का मजबूत तरीन इनका यहाँ पे कैंडिडेट था। तो ज़ाहिरी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है यहाँ पे जो काम भी करती है और लोगों के बीच में भी है। ये देखो, ये मैं जो ये काम कर रहा हूँ ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ना, यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बंदा बैठा हुआ है ना, जो ये हमारी टीम बनी हुई है सारी पूरे हलकों के हिसाब से, कोई फैसले कर रहा है, कोई उता के चला रहा है, कोई किसी के काम आ रहा है। टीम है, टीम वर्क तेज़ है, जिसका भी वो उसको इलेक्शन में वर्क करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि बंदा जो भी काम करता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न, मकसद होता है, एम होता है। आपने पीपल्स पार्टी को सामने रख कर अपनी दिन रात स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई मुझे करना है, तो आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो माइंड में आपने कौन सा ख्वाब सजाया है कि मुझे पार्टी में ये बनना है, वो थोड़ा बताएंगे? एक तो ये जो मेरा स्ट्रगल है ये तो हमारे बड़ों से आ रही है, ये तो मैं ये कर रहा हूँ। बाकी पार्टी में ज़रूर होता है, मैं बंदा ख्वाब रखता है, जैसा मेरा ख्वाब था मैं ताल के प्रेसिडेंट बन जाऊँ, एक पार्टी का हिस्सा बन जाऊँ, मैं बन गया। ऊपर थोड़ा ऊपर जैसे मेरे हुआ, मैंने एप्लीकेशन दी थी MPA के लिए और 2013 में मैं MPA लड़ा भी इंडिपेंडेंट दादू में, और मैंने 10,000 वोट उठाए। चलो, हमारी दुआ है कि आपको अल्लाह MPA करेगा, क्योंकि आपने एक सही बात बताई कि सर क्या करें, टाइम हमारे प्रोग्राम का बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। एक सवाल मेरे जहन में यही आता है कि आप मुझे ये बताएं कि दादू सिटी को या अराउंडिंग जो भी दादू के गांव हैं, किन चीज़ों की ज़रूरत है जो नहीं पूरी हुई हैं, तो आप वो बता सकते हैं कि अपनी क़यादत को भी पता चले, हमारे चैनल के थ्रू भी पता चले कि भाई दादू के लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि कभी भी इंसान देख सकता है तो वो हो भी सकती है। आपके रेफ़र होने से अगर किसी गांव का भला हो जाए तो वो बेहतर हो सकता है। ये जो अभी दादू में काम हुए हैं, जैसे हमारे सख्त ज़रूरत थी 2-3 पार्क की जो हमारे सिटी में नहीं थे, सही पार्क, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से वो बन गए। एक लेडीज़ पार्क भी बन गया, शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पार्क भी बन गया, शाहजहां पार्क भी बन गया। दूसरी थी हेल्थ केयर वाला हॉस्पिटल, वो भी मेरे ख्याल में ज़बरदस्त बन गई है, आपने विज़िट की होगी। कैंपस के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से वो भी माशाल्लाह ठीक ठाक चल रहा है। बाकी जो देहात वाले इलाके में वो पूरी एजुकेशन उसमें फ़ेल है, वहाँ पे एजुकेशन सही नहीं है। अच्छा, हेल्थ का काम फिर भी कुछ न कुछ चल रहा है, एजुकेशन साल मैं मुतमन नहीं हूँ। तो कोशिश करेंगे, इनको हम MPs या MNAs को हमने बोला भी है, तो एजुकेशन के हवाले से एजुकेशन सही होगी तो हमारा माशरा भी सही होगा, हमारी तालीम भी बेहतर होगी। इसी एजुकेशन के हवाले से और दादू म्यूनसिपल सिटी में 2 काम हैं जो अभी काफ़ी कंट्रोलेबल हैं। एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, बीच में ख़राब हो गया था, अभी वो बेहतर है। अच्छा, हमारे DPO साहब की टीम है, वो अच्छी टीम है, वो अच्छी तरीके से लग रही है। और सफाई का जो मामला थे, अभी दादू सिटी, ये देखें दादू जो सिटी है ना, पुराना सिटी, वो ठीक है। अच्छा, अभी जो कॉलोनियाँ दूसरी बनी हुई हैं जगह, जिस हम कहते हैं उनको न्यू प्रोजेक्ट है ना, वहीं पे ये भी सारे मसाले, ड्रेनेज का मसला है। जो भी बिल्डर है अलाउंस तो करता है, उसका नहीं ड्रेनेज है, नहीं रोड से कुछ भी नहीं, ना कोई, वो सारा गंद किचरा हमारे ऊपर डालते हैं। पीपल्स पार्टी ने ये नहीं किया, चेयरमैन ने ये नहीं किया, MA ने ये नहीं किया। अभी दादू सिटी देखेंगे तो काफ़ी बेहतर है, ठीक ठाक है। अच्छा सर, थैंक यू, आपने हमें कीमती टाइम दिया। लास्ट क्वेश्चन आपकी तरफ से, आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा ख्वाब जो आज तक पूरा ना हो और आप अल्लाह से दिन रात
दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह मेरे ये आखिरी ख्वाब है वो मेरा पूरा कर दे, क्योंकि जब तक इंसान होता है उसके ख्वाब होते हैं। एक ख्वाब लाइफ का ऐसा होता है जो इंसान पूरी ज़िंदगी देखता है, वो लास्ट ख्वाब। सही, एक तो ख्वाब होता है कि मैं सियासत करूं, सियासत से उसी जगह पे पहुंचूं जिससे अवाम मेरे साथ हो, बिल्कुल एक ख्वाब होता है वो। मेरी ज़िंदगी में वो जो ख्वाब है ना, वो हमारी फैमिली से ये आ रहा है। मैं वार्ड का मेंबर हूँ अभी तो ना, तो मेरे साथ कितने बंदे बैठे हुए, मैं कितना काम करता हूँ। हर आदमी यही चाहता है हमारी इज़्ज़त हो, माशरे में इज़्ज़त हो, माशरे लोग मुझे अच्छी निगाह से देखें। ये तो आखिरत का सामान इकट्ठे करना है और क्या है। थैंक यू सर। नाजरीन, क्या करें, वक्त और हमारा कॉम्बिनेशन होता है, हम वक्त से आगे नहीं चल सकते और वक्त से पीछे भी नहीं रह सकते। हमारे प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आज की पर्सनालिटी जिससे हमने गुफ्तगू करवाई, आप जो सुनना चाहते थे वो हमने आप तक आवाज़ सुनाई। लास्ट में एक खूबसूरत शेर के साथ आज की खूबसूरत पर्सनालिटी को दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल भी राज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।